हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सीटेट की तैयारी अब अपनी ज़ोरों शोरों पर होनी चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और आप इस चीज़ को भी अच्छे से जानते हैं कि इस बार का सीटेट अगर आपने सही तरीके से क्लियर कर लिया तो आगे आने वाला समय नौकरियों का समय होने वाला है, यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय होने वाला है। तो एग्ज़ाम जब अपना है, हमें क्लियर करना है, हमारा भविष्य है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसके लिए अपने आप ही जागरूक और सीरियस ज़रूर होंगे। फॉर्म को भरने से संबंधित जैसा मैंने वादा किया था उसकी वीडियो डाल दी है। फॉर्म भरने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा होता क्या है कि काफ़ी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और फिर बाद में इसका बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज हम बात करेंगे सिलेबस की, ठीक है। और सिलेबस में भी आज की जो हमारी बातचीत होगी वो सीडीपी के ऊपर बेस्ड होगी। छोटा छोटा सेशन करेंगे। अभी हमारे पास समय है, हम जानते हैं कि 6 सितंबर 2026 को हमारा पेपर होना है। अभी हम मई के महीने में हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि मेरे पास 4 महीने का समय है। तो क्या 4 महीने का समय एक सफिशिएंट टाइम होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का? मैं कहूँगा मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन सीटेट की तैयारी जब आप करते हैं और जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसे में इसकी एक इन डेप्थ समझ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो ये आपके फर्दर एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लगभग सारे, मैं यहाँ पे मान के चलूँगा कि यहाँ पर अगर मैं 100 टॉपिक पढ़ता हूँ तो 100 में से 80 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बेस या फाउंडेशन होते हैं आपके नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स का। जो भी आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उसका ये नेक्स्ट लेवल बेस होता है। अब कैच यहाँ पर क्या है, यानी कि मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि जितने भी ये जैसे कि DSSB हो गया, ठीक है, या KVS हो गया, ठीक है, या NVS हो गया, या फिर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो गए, तो आप ये पाएंगे कि इन जगहों का जो सिलेबस होता है ना, उन सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो अभी इधर सीटेट के सिलेबस में है, इस सिलेबस में ये सीटेट के टॉपिक्स नहीं होते। लेकिन एग्ज़ाम जो होता है ना, लेकिन जो इनका एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम के अंदर इन सब के टॉपिक होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या बात हुई, ये तो सिलेबस का उल्लंघन है। बात यह है कि जिस समय जो आपके बोर्ड एग्जाम्स यानी कि जैसे DSSB या KVS NVS या स्टेट बोर्ड के जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो सिलेबस में जैसे आ गया इवैल्यूएशन, एक टॉपिक है, तो आपको लगेगा कि इवैल्यूएशन पढ़ लिया, काम हो जाना चाहिए। लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर आप पढ़ें क्या? तो इवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे जितनी भी लर्निंग थियरीज हैं, यहाँ पे जैसे असेसमेंट के बारे में बातें की हुई हैं, ये सारे टॉपिक ऐसे छोटे छोटे करके वहाँ पे नहीं लिखे रहते। तो अगर यहाँ पर आपकी अच्छी समझ है तो उस टॉपिक को बाद में प्रिपेयर करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ, ये तो बात 1 हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी मैं आपके साथ प्रिपरेशन करा रहा हूँ और ये पूरी सीरीज़ चलेगी, इसका मैंने कोर्स भी बना दिया है, ऑनलाइन यूट्यूब कोर्स। जब आपने अभी वीडियो को खोला होगा तो वो शो भी हो रहा होगा, तो उसके अंदर आप अपना फ्री ज्वाइनिंग है, फ्री ज्वाइन करके रखना। ये पूरी सीरीज़ आपकी चलेगी एग्ज़ाम को आपके क्लियर कराने तक, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर अब एक बहुत बड़ा बाइफरकेशन हो गया है। एक तरीके से मतलब इन स्ट्रीम स्टूडेंट्स और आउट स्ट्रीम स्टूडेंट्स। इन स्ट्रीम स्टूडेंट्स मैं किनको कह रहा हूँ? इन स्ट्रीम स्टूडेंट्स वो लोग हो गए जैसे कि जो रेगुलर डाइट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके सब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक सब्जेक्ट है, जिनको पढ़ाया जा रहा है। तो उनके साथ क्या होता है कि ये इनके जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सिलेबस की बात करेंगे, तो इसके जो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो उनके रेगुलर सिलेबस का हिस्सा होता है, तो थोड़ा बहुत उनका काम हो जाता है। लेकिन अब जितने भी रेगुलर के नाम पे ओपन से जितने भी JBT कर रहे हैं साथी, जैसे कि जम्मू से हो गया, रोहतक से हो गया, जो वैसे तो रेगुलर ही होता है लेकिन नॉन अटेंडिंग में काम चल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में स्पेशल एजुकेटर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्पेशल एजुकेशन वाले जो हैं उनके साथ समस्या ये है कि जब वो अपने कोर्स को करते हैं, यानी कि 2 साल का उन्होंने चाहे रेगुलर किया हो चाहे घर बैठ के किया हो, कैसे भी किया हो, उनके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स होते ही नहीं हैं। और होते भी हैं तो इनका पोर्शन बहुत कम होता है, क्योंकि फोकस एरिया कुछ और है, इसलिए इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है।
इस वजह से सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने में इन स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा समस्या होती है। और तीसरे आ जाते हैं हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़। रेगुलर एम्प्लॉयज़ कौन? ये वो लोग हैं जिनकी नौकरी लगी हुई है, ठीक है, वो भी सरकारी नौकरी लगी हुई है, लेकिन सर्विस के अभी भी 5 साल बाकी है। अगर सर्विस के 5 साल बाकी है तो सरकार के नियम के अनुसार अगर आपको अपनी पोस्ट पे बने रहना है तो 2 वर्ष के अंदर, जिसके अंदर लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं, आपको लगभग इन 2 वर्षों के अंदर सीटेट को कंप्लीट करना पड़ेगा अपनी पोस्ट पर बने रहने के लिए। तो ऐसे में इतनी लंबी सर्विस हो जाने के बाद, अभी ये तब के लोग हैं जब सीटेट होता भी नहीं था, तो कोर, सिलेबस, पेडागोजी, पैराडिगम में कितना शिफ्ट आया है। तो ऐसे में ये नए सिलेबस को, नए कंटेंट को कैच कर पाने में थोड़ी समस्या होती है, और इस वजह से कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर सब कुछ आते हुए भी हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इनमें से किसी भी स्टूडेंट की कैटेगरी में आप लाई करते हैं तो ये आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो रेगुलर स्टूडेंट, जो मैंने बताया कि रेगुलर डाइट से कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी समस्या है। उनके साथ समस्या ये है कि जो डाइट में या जो भी उनके कोचिंग में उनको पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, उनके साथ क्या होता है कि वो वो जो चीज़ें बताते हैं वो अकेडमिक लेवल पर चीज़ें बताते हैं, लेकिन उन एकेडमिक लेवल पर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को, यानी कि इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कैसे क्लियर करा जाता है, वो सारी जानकारी या वो सारे टिप्स उनके पास नहीं होते। तो वैसे भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स, टॉपर बच्चे भी हर जगह होते हैं, तो वो चीज़ों को खुद फिगर आउट कर लेते हैं और अपनी नॉलेज को अप्लाई करके ऐसे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज पूरी होती है, करने का जोश और जुनून भी होता है, लेकिन एक साथ की ज़रूरत होती है। अगर एक साथ मिल जाए और एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और ये सीटेट जैसे एग्ज़ाम, क्या बड़े बड़े यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम्स को निकाल पाते हैं। तो मैं जानता हूँ कि आप में भी वो पोटेंशियल है, क्योंकि तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए शुरू में देखो बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना होता, लेकिन हाँ एक कंसिस्टेंसी रहेगी, थोड़ा पेशेंस रहेगा, तो आप सारे बड़े एग्जाम्स को निकाल देंगे। मैं यहाँ पर आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किए, और यहाँ पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक के एग्जाम्स मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, और कितने 2 वैकेंसी 4 वैकेंसी में एग्जाम्स को क्लियर किया है। तो यहाँ पर जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और यदि उनको आपने सही तरीके से अपना लिया तो आपको सिलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आइए, यहाँ पर मैंने 2 पीडीएफ निकाल रखा है। ये हमारा 2026 का पेपर है, ये अभी जो 2026 में एग्जाम हुआ है ना, ये वो वाला पेपर है, ठीक है। और ये है हमारा सिलेबस। अगर हम सिलेबस को देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस के अनुसार 30 नंबर का आने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है, 30 नंबर का आने वाला है। लेकिन ये जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये 3 हिस्सों में बट के आएगा। ये जो 30 नंबर है, इसके अंदर एक 15 नंबर की आपकी कोर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर मेजरली चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और वो भी प्राइमरी स्टूडेंट के बारे में। प्राइमरी मतलब क्वेश्चंस वही होंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स जो होंगे वो प्राइमरी क्लास, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 साल तक के लगभग बच्चे के आसपास के प्रश्न होंगे, क्योंकि यही एग्जैक्ट सेम सिलेबस पेपर 2 में भी होता है, तो इसलिए वहाँ पर प्राइमरी की जगह सेकेंडरी स्कूल चाइल्ड को ध्यान में रखकर के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। फिर उसके बाद 5 नंबर का आप हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का स्पेसिफिक पार्ट आता है, यानी कि जिसके अंदर हमें हर तरह के बच्चे, यानी कि डाइवर्सिटी को हमें समझना है। अभी हम सब देखेंगे उसको हम समझेंगे और CWSN से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और फिर 10 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है, पेडागोजी। इस पेडागोजी का मतलब क्या है? अगर आपने पहली बार ये शब्द सुना है तो पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी कि पढ़ाने का विज्ञान। और जहां पर हम विज्ञान की बात करते हैं ना, तो विज्ञान के अंदर होता है डिफाइंड एंड प्रूवन स्टेप्स। डिफाइंड एंड प्रूवन स्टेप्स का क्या मतलब है? देखो, साइंस के अंदर कभी भी हम किसी काम को करते हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हम एक प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो नियम बनता है, यानी कि आखिरी में जो रिजल्ट आता है, वो यूनिवर्सल होता है।
और उसके अंदर यदि कोई परिवर्तन होता भी है तो वह फिर से उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है और उसके बाद उसमें संशोधन या कुछ नया बदलाव किया जाता है। तो शिक्षण भी ऐसा ही है। शिक्षण में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो टीचिंग के लिए कोई क्लासेस नहीं होती, सब अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर रहा है कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हम जब टीचिंग का जब हमने कोर्स किया तो हमें अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स बताए गए, अलग अलग तरह के इवैल्यूएशन की स्ट्रैटेजी बताई गई। क्यों बताई गई? क्योंकि जब ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज, प्रूवन मेथड्स के बारे में हमको पता होगा तो हमारा टीचिंग का जो समय है वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? तो ऐसे करके इन 3 हिस्सों में आपके 30 नंबर जाएंगे। स्कूल टाइम पे कैसा होता था या डाइट टाइम पे कैसा होता था? हमें एक सिलेबस दिया जाता था, कहते थे कि सिलेबस को प्रिपेयर करो। और होता क्या था कि जब हम एग्जाम देने जाते थे तो कभी कभार आपने कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा, वो कहते थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। तो आउट ऑफ सिलेबस जब हमारे सामने बात आती है तो हमारा विश्वास सिलेबस पे से उठ जाता है और हम कोर कंटेंट को छोड़ करके फिर बाकी सारी चीज़ें करने लगते हैं। स्कूल टाइम पे ही आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम पे जब आपने अपनी पढ़ाई करी होगी तो उस दौरान आप अपनी एनसीईआरटी की किताबों को कितना पढ़ते थे? मैं देखता हूँ कि आर्ट्स में भी थोड़ा बहुत, लेकिन कॉमर्स और साइंस के बाद बच्चे अपने एनसीईआरटी की किताब को छोड़ करके जो दूसरे राइटर्स हैं उनकी किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है और पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और टीचर्स भी यही कहते हैं कि केवल किताब को मत पढ़ना, क्योंकि किताब के बाहर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब ऐसी बातें हमारे सामने होती हैं तो यहाँ पर विश्वास जता पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या यहाँ भी सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारा पेपर होता है, इस सीटेट के पेपर की खासियत ही यही है कि आपके एग्जैक्ट सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि अब आप टीचिंग में ही हैं तो चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। स्कूल टाइम पे भी जब ये कहा जाता है कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, तो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होता था। क्या होता था? जो टॉपिक हमने पढ़ा है या जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसका एक एडवांस्ड रूप हमें दिखाई देता था। तो वही सेम चीज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पर होंगी, लेकिन एग्जैक्ट सिलेबस से होगी। तो पहली टिप जो यहाँ पर आज सीख जाना है इसी समय पर, कि अगर आप किसी भी आगे आने वाले समय में टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसमें सीटेट इस समय आपके लिए प्रायोरिटी है, सबसे पहले आप सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि सिलेबस की समझ आपकी टॉप लेवल की होनी चाहिए। अगर सिलेबस की समझ टॉप लेवल की नहीं है, आप यहीं समझिए, यहीं से आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा और आपको कोई भी उठा नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को कवर करना है। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न को पढ़ूंगा, 2-4 प्रश्नों को पढ़ूंगा, फिर हम सिलेबस पे जाएंगे और सिलेबस में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो हमने क्वेश्चंस पढ़े क्या वो सिलेबस में थे। एकदम रैंडम मैंने 2026 का भी रिसेंट फरवरी में जो पेपर हुआ है वो पेपर मैंने उठाया है। इसके अंदर एकदम पहले नंबर पर जो क्वेश्चन होगा उसी तरीके से मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। यहाँ पर प्रश्न पढ़ने का जो मेरा उद्देश्य होगा वो होगा कि हम समझें कि क्वेश्चन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग आप ये मान के चलो कि 10 लाइन का आपका एक क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन करने होते हैं और 150 मिनट का ही मेरे पास समय होता है, यानी कि 2.5 घंटा 150 मिनट। तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनके पढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है या कंप्रीहेंशन थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रश्न को पढ़ना नहीं है, प्रश्न को पढ़ के समझना भी है। कम शब्दों में प्रश्न होता है तो कम समझने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा शब्दों में प्रश्न होता है तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में समय ज़्यादा लगता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीटेट का पेपर अपना पूरा भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कंप्रीहेंशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्वेश्चन देखा, कहीं पे भी एक लाइन का क्वेश्चन तो नहीं है, तो जैसे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, यानी कि ये सारी चीज़ें पढ़िए, लेकिन इसको सिर पे नहीं चढ़ाना है। हमें ये देखना है कि जब हम अपने कंटेंट को पढ़ रहे होंगे तो उस कंटेंट की डेप्थ अगर हमें नहीं पता होगी तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए, पहला ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है इसको हम असर्शन रीजन वाला प्रश्न कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास शुरू में एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट का नीचे एक कारण लिखा होता है। आपको स्टेटमेंट को पढ़ के इस कारण को पढ़ के ये अंदाज़ा लगाना है कि ये स्टेटमेंट से संबंधित है या नहीं। आप यहाँ पर नाम देखेंगे, ये लेव वाइगोट्स्की का क्वेश्चन है, ठीक है। लेव वाइगोट्स्की क्या हमारे सिलेबस में है? आप देखेंगे कि यहाँ पर लेव वाइगोट्स्की मेरे सिलेबस में है, ये देखिए
यहाँ पर ये दिख रहा है, ये देखिए लेव वाइगॉट्स्की यहाँ पर मेरे सिलेबस में है। कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आया हुआ है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे मेरे पास लेव वाइगॉट्स्की है भाई साहब, लेव वाइगॉट्स्की ये मेरे, यानी कि ये मेरे सिलेबस से एक क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेव वाइगॉट्स्की को पढ़ करके यहाँ देखिए, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है कि लेव वाइगॉट्स्की है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, केवल इतना लिखा हुआ है। तो इस बिंदु को पढ़ के, इवन ये देखो एक ये भी नहीं, यहाँ पे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्की, ये इतनी बड़ी बड़ी थियरी जिसके इन तीनों के ऊपर अपने आप में किताब बनाई जा सकती है। सोचो, एक लाइन में पूरा सिलेबस लिख दिया और उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कैसे पढ़ना होगा? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जानकारी का स्तर क्या होना चाहिए? अगर जानकारी का स्तर बहुत नॉर्मल दर्जे का है, केवल 2-4 रटी हुई बातें यदि आपको याद हैं, तो ऐसे प्रश्न का जवाब आप आसानी से नहीं दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन का टाइप 1 है, जो कि पहले प्रश्न में ही दिखाई देता है। दूसरा देखिए, ये प्रश्न है किसके बारे में? गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है? गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। क्या गिफ्टेड चिल्ड्रन जैसी कोई चीज हमारे सिलेबस में है? हम देखते हैं। ये देखिए, यहां पर हम आएंगे, क्योंकि ये इंक्लूसिव जो मैंने 5 नंबर का बताया था उसके अंदर देखेंगे। एड्रेसिंग टू द, ये जो लिखा हुआ है टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल वाले ये जो बच्चे हैं, ये सारे हमारे गिफ्टेड वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि गिफ्टेड की चर्चा इसी के अंदर की गई है। यही हमारा सिलेबस है, यानी कि इस सिलेबस से मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि दूसरा भी मेरे सिलेबस से मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सी चीज गिफ्टेड के बारे में क्या है? करेक्ट है। तो ये आमतौर पर ये प्रश्न थोड़े आसान प्रश्न की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि गिफ्टेड के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, तो जो पढ़ा हुआ है उस पढ़े हुए से अगर कोई बात मेरी मैच कर जाती है तो काम मेरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, मेरे पास बातचीत करने का समय है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, जो MCQ टाइप के प्रश्न होते हैं और जो हमारी स्टडी होती है, स्टडी और हमारे एग्जाम में एक थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम सारी सही चीज़ें पढ़ते हैं, सारी सही चीज़ें पढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी आप किताब पढ़ेंगे, या जो भी आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, या आप कोई कोर्स के अंदर पढ़ाई करेंगे, तो उसके अंदर बताने वाला व्यक्ति, चाहे किताब में हो चाहे, सब कुछ आपको सही सही बताएगा। जैसे मान लीजिए मैं जीन पियाजे के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जीन पियाजे के बारे में जितनी भी सही सही बातें हैं, मैं सारी आपको बताऊंगा कि उसने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। क्या जीन पियाजे ने नहीं किया, वो मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मतलब वो टॉपिक का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि जो उसने किया वो तो उसने किया ही, लेकिन क्या उसने नहीं किया, उसको छोड़ करके तो सारी दुनिया अनंत है। जीन पियाजे तो पूरी दुनिया का एक इतना छोटा सा कण भी नहीं है। तो क्या उसने नहीं किया वो बताने में तो पूरे जन्म जन्म लग जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो बताने वाला आपको ज्यादातर क्या चीजें बता सकता है? जो उसने किया है, यानी कि जो जो चीजें सही हैं वो आपको बताता है। थोड़ा अगर बढ़ के जाएं तो हम थोड़ा उसका क्रिटिसिज्म पढ़ सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने उसको कैसे क्रिटिसाइज किया है, बस। ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता। पेपर में आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी सही बात, कौन कौन सी बात सही है वो बताइए। तो ऐसे में सही बात के साथ साथ आपको जानकारी तो है कि भाई आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा तो होगा, आपने गिफ्टेड के बारे में पढ़ा तो होगा, लेकिन सब कुछ तो नहीं पढ़ा ना, इस दुनिया की सारी बातें तो नहीं पढ़ी होंगी। तो ऐसे में इसमें से ये पहचानना कि क्या सही है वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी चीज़ गलत है, इस चीज़ का अंदाजा लगाना भी आपको आना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप होती है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान अगर आपने ऊपर ऊपर की बातें रट ली, उदाहरण के लिए आपने रट लिया कि जीन पियाजे की ये स्टेज है, ऐसे ऐसे आपने रट लिया, तो आपको तो समझ में कुछ आया नहीं। जो रट्टे वाली चीज अगर आपको दिखी हुई मिल गई तब तो आप आंसर कर देंगे,
लेकिन अगर रट्टे वाली चीज उस समय आपने रिकॉल कर लिया और सामने अगर उससे अलग या मिलता जुलता कुछ और मिल गया तो आपके लिए आंसर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको समझना है। जब आप कंटेंट को समझते हैं, समझने के बाद आपको पता है कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकते हैं, तो उन बारीकियों के आधार पर आप कंटेंट को एनालाइज करके उसका आप एब्जॉर्प्शन करते हैं। और जब ऐसे कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्वेश्चन क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक वहीं वहां पर देखो, ये तो करेक्ट वाले क्वेश्चन की टाइप 1 है। पेपर में एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि इसमें से बताओ कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ये भी अपने आप में बहुत मुश्किल बात होती है कि हमें वो बताना कि भाई ये चीज गलत है। देखो सही चीजें तो पढ़ी है हमने, लेकिन सब कुछ दुनिया की सारी चीजें तो नहीं पढ़ी। तो ये कह पाना कि भाई ये गलत ही होगा, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए और उसके लिए ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस चाहिए, तब जाकर के ऐसा काम हो सकता है। खैर, जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजें ही इर्द गिर्द होती हैं। तो ऐसे में अगर हमारी समझ बढ़िया है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो इनको आइडेंटिफाई करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ये हो गया पहला। ये दूसरा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जो थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन होता है। उसमें क्या होगा कि जैसे इसमें से लिखा हुआ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्टेड इज करेक्ट। तो इसमें ऐसे 4 बातें तो लिखी होंगी, लेकिन नीचे आपके ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन होगा, ये तो नंबर है, अब ऑप्शन ए लिखा होगा, ए लिखा होगा ओनली 1, या लिखा होगा ओनली 2, या फिर 1 2 या 3, या फिर लिखा होगा ऑल। ठीक है, या तो पहला सही है, या तो दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या सारे सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस फिर और हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी में चले जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो रट्टा वाला जो काम है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाता। और एक अच्छे लेवल की समझ भी रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सीडीपी के अंदर 30 में से ना बच्चे 27 प्लस नंबर बहुत ईजिली लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपने अच्छे से नंबर ले लिए तो आपकी पेपर की राह बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 नंबर का तो ये, और उसके बाद 60 नंबर का, यानी कि 15 इंटू में 4, 15 इंग्लिश में, 15 हिंदी में, 15 मैथ में, 15 ईवीएस में, ऐसे पैडागोजी के 60 और ये 30 मिलाकर के 90 नंबर तो आपके यहीं से बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक केवल इस टॉपिक को पढ़ना आपके 30 नहीं 90 नंबर को तैयार करता है। ठीक है, ये दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोहलबर्ग है। देखो कोहलबर्ग हमारे सिलेबस में है या नहीं, देखो ये देखो, ये रहा, इसी वाली लाइन से देखो कोहलबर्ग आ गया। फिर आगे चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट। देखिए असेसमेंट का क्या पर्पज है, देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया ना। असेसमेंट के अंदर देखो 4 बातें लिखी हुई है और इन 4 बातों में आपको बताना है कि 3 सही है, या ये वाली 3 सही है, या ये 2 सही है, या ये 3 सही है। तो ये हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन है। टॉपिक ईजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कर पाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर समझ नहीं है तो। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ाई करते वक्त चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। फिर देखिए, फिर लाइव वाइगॉट्स्की से क्वेश्चन है, यानी कि एग्जैक्ट सिलेबस से हमारे पास सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इतने इस लेवल पर आकर के मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ उस एग्जाम के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, अब आइए एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं और उस सिलेबस के अंदर क्या क्या बातें हैं, मोटी मोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको पढ़ाऊंगा भी, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी तरह की कमी ना रह जाए। और ये जो आपका बेंचमार्क है, ऐसा बेंचमार्क हो जाए कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स उसके अंदर क्लियर हो जाए। क्योंकि आज सिलेबस का पहला डिस्कशन था तो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़्यादा था। इसके बाद के जो भी सेशंस होंगे उनमें बाकी केवल डायरेक्ट हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया है, एक सेकंड इसको ठीक करते हैं। एरर पेज कैन नॉट बी रेंडर्ड आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक बार ठीक करा लेते हैं। तो ठीक है, अब हम एक बार सिलेबस को देखते हैं। इतना तो हमने डिस्कशन कर लिया कि 30 नंबर के 3 हिस्से हैं, 30 नंबर के 3 हिस्से हैं, 15, 5 और 10। टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मैं सीक्वेंस भी समझाऊंगा कैसे, कि सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास क्या होता है। देखो यहाँ पर अभी हम किसी बच्चे की बात नहीं कर रहे, इस वाले टॉपिक में किसी बच्चे की बात नहीं होगी, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ होगी, बिल्कुल कॉमन, कि विकास क्या होता है, यानी कि हमारी लाइफ में डेवलपमेंट क्या है, क्या मायने रखता है, हम उसको समझेंगे और उसको लर्निंग से लिंक करेंगे। लर्निंग क्योंकि हम टीचिंग से, हम टीचिंग कैटेगरी में आते हैं,
तो हम उसको टीचिंग से जोड़ेंगे, लर्निंग से जोड़ेंगे कि किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग से डेवलपमेंट का संबंध है। और देखो, टीचिंग में भी हम सीधा टीचिंग से डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, पहले लर्निंग में जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आज की जो पेडागोजी है वो लर्निंग इंड्यूस करती है टीचिंग को, यानी कि एक शिक्षक के रूप में आपको ये समझना है कि लर्निंग क्या है, टीचिंग बाद में, पढ़ाना बाद में, सीखना है। पहले ये समझो कि सीखते कैसे हैं। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि सामने वाले की ज़रूरत ये है, तो उस ज़रूरत के आधार पर मैं सही बातें बता पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या होती है लर्निंग, विकास को जानेंगे और विकास को सीखने से जोड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस विकास के क्या क्या सिद्धांत है। सिद्धांत वही, क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स वो प्रूवन फैक्ट्स होते हैं जो हर जगह सेम होते हैं, हम ये समझेंगे। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि किसी बच्चे के ऊपर, कोई भी बच्चा, जैसे आप हैं, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ आज तक पहुँचने में आपके परिवार और आपके इन्वायरमेंट का सहयोग है। जैसा आपको परिवार मिला, और परिवार का मतलब क्या, परिवार के अंदर आपके कैसे माँ बाप पढ़े लिखे थे, कमज़ोर थे, गरीब थे, अमीर थे। ठीक है, आपका आपका जो मतलब इन्वायरमेंट था वो आप एक स्लम में रहते थे या एक बहुत पॉश एरिया में रहते थे, आसपास लड़ाई झगड़े का माहौल था, शांति का माहौल था, दिल्ली में रहते थे, लंदन में रहते थे। इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसा आपका इन्वायरमेंट है वैसे ही आप बनते हैं। अगर आप दिल्ली के एक परिवार में पैदा होते हैं, एक समाज में पैदा होते हैं, तो हिंदी आप बहुत अच्छी बोलते हैं। वही अगर लंदन में पैदा होंगे तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलेंगे। तो आज आप जो कुछ भी हैं वो आपकी हेरिडिटी, यानी कि आपके माँ बाप से जो आपको गुण मिले, जन्मजात गुण जो मिले, और दूसरा आपका वातावरण आपको कैसे मिला, ये सारी की सारी चीज़ें ही मिला करके आपको एक कंप्लीट यू बनाते हैं जो कि आज आप हैं। ठीक है, ये समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ये ज्ञान देता है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है, यानी कि इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म यानी कि हर एक व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, स्पेशल है। ये जब यहाँ पर हम इस चीज़ की समझ रख लेते हैं, यानी कि यहाँ तक अगर मेरा पॉइंट क्लियर हो जाता है, तो आप ये समझिए कि क्लास में जो मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों के अंदर कुछ बच्चा बहुत होशियार होगा, कोई कमज़ोर होगा, तो सबके प्रति मेरा एम्पैथेटिक भाव रहेगा, तदानुभाव वाला भाव रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं समझ पाऊंगा कि मेरे बच्चे आज जो कुछ भी हैं या जो जैसे भी हैं, उनको कैसा वातावरण मिला इस वजह से है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यानी कि अब मेरा ये काम है, यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का ये काम है कि उनको अब ऐसा वातावरण दिया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर बच्चे बन पाए। और ध्यान रखिएगा, जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हम अपने इंडियन स्कूल सेटअप को ध्यान में रख के करते हैं, और उन इंडियन स्कूल सेटअप के अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल को टॉप प्रायोरिटी पर रख के करते हैं। क्योंकि जब आप ये पढ़ाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग जो ये पढ़ाई कर रहे होते हैं सरकारी नौकरी का सपना लेकर के ही पढ़ाई करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की छवि हमारे देश में कुछ इस प्रकार की है कि हाँ ठीक ठाक है, सरकारी स्कूल की छवि ऐसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो वो एफर्ट्स को तभी फुलफिल किया जा सकता है जब उसके अंदर जाने वाला शिक्षक उन सब चीज़ों की जानकारी रखता हो। फिर आते हैं सोशलाइजेशन, यानी कि जो सामाजिकरण का प्रभाव, यानी कि कोई व्यक्ति आज जो कुछ भी है, आज जैसे आप जो कुछ भी हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी आपके मन में विचार हैं या जो भी थॉट्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को हम समझते हैं। यहाँ तक कुल मिलाकर के हम ये जानते हैं कि एक सामान्य, कोई मेरा बच्चा नहीं, कोई एक सामान्य व्यक्ति जो है, ठीक है, उसको ये इन्वायरमेंट किस तरीके से तैयार करता है, यहाँ तक मैं वो जानूंगा। यहाँ से मेरी पहली बार लर्निंग थियरी की शुरुआत होगी। पहले ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, पूरी थियरीज की मेरी यहाँ पर शुरुआत होगी। पूरी थियरी को मैं अच्छे तरीके से जानूंगा और समझूंगा। यहाँ से अब थोड़ा बहुत एजुकेशन के अंदर मैं आऊँगा। देखो, यहाँ तक पढ़ना लिखना क्या है वो नहीं पता, उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही। यहाँ पे हम जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, यानी कि अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पर हम साथ में बात करेंगे, ठीक है, और चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि शिक्षण और अधिगम का वह रूप जहाँ पर शिक्षक अपने आप को सर्वोच्च समझता है और वो जो करता है बच्चे उसके अनुसार काम करते हैं, या फिर शिक्षण अधिगम का वह रूप जहाँ पर बच्चे के अनुसार सारी चीज़ें चल रही होती हैं। दोनों प्रारूप अलग हैं। आज के समय में बच्चे के अनुसार सारी चीज़ें चलें, इस प्रारूप को हम फॉलो करते हैं, उसी को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। और दूसरा उसी के साथ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब जो समय के साथ बदलता है और बेहतरी की दिशा में जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
ठीक है। फिर हम देखेंगे बच्चे की इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर मल्टी डायमेंशनल ये दोनों जुड़े हुए पार्ट हैं, ठीक है। फिर हम लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम जेंडर के बारे में बात करेंगे, ये एक सेंसिटिव कंसेप्ट हो जाता है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी की बात होगी, और ये डाइवर्सिटी थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़े हुए बिंदु यहाँ पर पहले ही कवर हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कि इसका पार्ट है या इसका पार्ट है, नहीं समझ में आएगा, तो कॉमन चीज़ों में ऊपर हो जाता है, और कुल मिला के इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके पेपर में इसी वजह से 6 से 7 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर यहाँ से असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ, यानी कुल मिला के असेसमेंट के बारे में हमारी बातचीत होगी। यहाँ पर हम कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हम कैसे बच्चों के लिए बनाएं, यानी कि अगर मुझे किसी बच्चे का असेसमेंट करना है तो उससे मैं कौन से क्वेश्चंस पूछूं, तो उसको बनाना भी तो पड़ेगा ना भाई। मैं उस जानना चाहता हूं कि बच्चे को जोड़ आता है कि नहीं आता है, और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई तेरा क्या हाल चाल है, तो रेलिवेंट नहीं है। अप्रोप्रिएट का मतलब जो चीज़ चाहिए उसके लिए उसी हिसाब के क्वेश्चन कैसे बनाए जाएं, उसके टेक्निक्स को हम समझेंगे। फिर यहाँ से अब हमारा सेकंड पोर्शन, वहाँ पे हमारे 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ से 5 नंबर करेंगे, और ये 5 नंबर का टॉपिक बेहद आसान है, एक ही टॉपिक है। यहाँ पर हमको इंक्लूजन और CWSN के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाइवर्स बैकग्राउंड और इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड के बारे में पढ़ेंगे, कि ये अलग अलग तरह की जो कैटेगरी के बच्चे हैं हम उसको समझेंगे, कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो मुख्य धारा में हैं या नहीं। जो मुख्य धारा में है वो तो ठीक है, लेकिन जो भी बच्चा मुख्य धारा में नहीं है उसको इंक्लूजन की ज़रूरत है। हम इस पूरी कैटेगरी को बहुत ही वृहत रूप में समझेंगे। फिर आता है कि एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन, फिर हम इम्पेयरमेंट और डिफिकल्टीज को समझेंगे। फिर उसके बाद टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड CWSN बच्चों को यहाँ पे हम समझेंगे। इजी टॉपिक है, ठीक है। अब ये वाला जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ पर मजे की बात है, क्योंकि वो पूरे 2 साल पढ़ ही रहे हैं। अब हम आते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी। यहाँ पर हम जानेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे हमें उसको पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर पेडागोजी की बात होगी। तो सबसे पहले बच्चे कैसे सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर बच्चे क्यों फेल होते हैं, या फिर स्कूल में सक्सेस उनको क्यों नहीं मिल पाती, हम उसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि पढ़ाने के जो बेसिक प्रोसेस हैं या सीखने के जो बेसिक प्रोसेस हैं क्या है। यानी कि ये देखिए, अभी तक लगभग हमने 20-25 टॉपिक कर लिए, उसके बाद पहली बार आपसे डिस्कशन हो रहा है कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे कि, और यहाँ पर भी मेन चीज़ पढ़ाने के बाद भी कैसे सीखना इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। सीखना कैसे एक सामाजिक एक्टिविटी है, और सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में सीखना किसे कहते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी ही यही है एक शिक्षक के रूप में, कि सीखते कैसे हैं। ये अगर हमें समझ में आ गया तो पढ़ाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि बच्चे को एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखेंगे, कि बच्चा किस तरीके से एक वैज्ञानिक अन्वेषण कर सकता है, या फिर एक वैज्ञानिक बच्चा हो सकता है। यानी कि वैज्ञानिक बच्चा होने का मतलब क्या है, उसके पास एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वह क्या करता है, चीज़ों को यूं ही नहीं मान लेता है, वो चीज़ों के पीछे पड़ताल करता है और उसके पीछे लॉजिक ढूंढता है, और उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तब जाकर के वह उसको मानता है। क्या इस तरह की सोच की हमारे समाज को ज़रूरत है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ आसपास इतना अंधविश्वास और इतनी सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कि अगर वहाँ पे अगर हम ऐसे बच्चे दे दें जो कि किसी की कही हुई बात पे मान ले और कहीं पे भी 500 रुपए में पहुँच जाए, तो इस देश का विनाश तय है। लेकिन उस देश का, कहते हैं ना कि इस देश का, किसी देश का प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, तो यहीं से हैं। तो शिक्षक को यही समझना है कि कैसे बच्चे को वह एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बना सकता है, और जब वह ऐसा काम करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी दूसरे देश में नहीं, हमारे जैसे देश में भी बन सकता है। फिर उसके बाद है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस, यानी कि बच्चे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे जो गलतियां करते हैं वो बच्चे के बारे में जानने में कैसे सहायक है, ठीक है। कॉग्निशन और इमोशंस, यहाँ पे अप्लाइड कॉग्निटिव थियरी पढ़ेंगे। यहाँ पर मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम मैस्लोव के बारे में बात करेंगे, पेपर में प्रश्न आता है। फिर देखेंगे कि लर्निंग के लिए जो पर्सनल और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि आप आज जो है उसके अंदर आपके माँ बाप के द्वारा मिले हुए गुण और कैसे इन्वायरमेंट ने आपको तैयार किया है, ये अलग टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब है कि आप जो सीखते हैं उसके अंदर आपके पर्सनल और इन्वायरमेंटल टॉपिक किस तरीके से
किस तरीके से क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इस सिलेबस में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट्स में एकदम दिल खोल के अपनी बात को एकदम डिटेल्ड में पढ़ना, अब लिख देना। ठीक है, आपके सारे डाउट्स को मैं अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि बात कही जा रही है कि लर्नर को क्या चाहिए, तो वही चीज़ मुझे आपसे जाननी है। वैसे हमें तो सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से करनी है, लेकिन नया समय, नए लर्नर, नए डिज़ायर्स, नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप अपनी बातों को एकदम दिल खोल करके कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उनको पढ़ूंगा और उसी के आधार पर हमारी आगे की रणनीति बनेगी। और उसके साथ साथ हम मैच करते हुए काम करेंगे कि कैसे इसके अंदर हम मैक्सिमम आउटपुट के साथ सिलेक्शन ले, यानी कि इस एग्जाम को हम क्लियर करें। तो ध्यान रखना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करके रखेंगे। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप ज्वाइन करके रखेंगे। हमारा मेंटल स्टैटिस्टिक्स का एक एंड्रॉयड, एप्पल और वेबसाइट का एप्लीकेशन है, तो आप जिस भी फ़ोन को यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखेंगे, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर बाद में नहीं उठना है, अभी से ही काम करना है और धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो आगे सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सेशन अच्छा लगा, और ऑब्वियसली बात है अच्छा लगा ही होगा, बहुत मेहनत करी है, तो इसको आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी का हम निर्माण करें और अच्छे से हम पढ़ाई करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट मंथ, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।